हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको रिजर्व के बारे में कुछ बताया था, उसकी ट्रीटमेंट बताई थी। आज मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका मतलब और क्या है, ये सभी बातें मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालेंगे आज की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दोस्तों, मेरे बनाए हुए नोट्स अब जरूर लिखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन करके बस से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है और इसको अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करी जाती है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से क्यों करी जाती है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कहता है, क्या इसका मतलब है, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आओ, तो दोस्तों मान लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए और मिस्टर ए का एक बिजनेस है, बिजनेस। और इनका जो बिजनेस है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब ये जो काम करते हैं वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इनके अंडर में काफ़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं। मिस्टर ए का काफ़ी अच्छा बिजनेस है और इनका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो ये प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए बताइए क्या चाहिए थी? मशीन चाहिए। तो इन्होंने एक प्लांट लगाया, एक प्लांट। प्लांट का मतलब क्या है? पेड़ पौधे नहीं, प्लांट का मतलब है मशीन। मशीन लगाई इन्होंने, एक प्लांट लगाया बड़ा सा। मशीन नंबर 1 पे पहले कोई प्रोडक्ट मशीन नंबर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पर जाएगा और फिर जाकर 4 पे जाकर फिनिश गुड। मतलब ये प्रोसेस होता है कि पहले इस वाले पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा। प्लांट का मतलब क्या है कि एक रॉ मटेरियल यहां डाला आपने, रॉ मटेरियल एक मशीन से रॉ मटेरियल डालने से फिनिश गुड नहीं निकलता। रॉ मटेरियल यहां डालने के बाद फिर वो यहां गया, फिर वो यहां गया इस वाली मशीन पे, फिर वो यहां गया इस वाली मशीन पे और यहां जाकर इसने निकाला फिनिश गुड्स। मतलब गुड्स कहां बनकर तैयार हुआ? मशीन 4 में प्रोसेस होने के बाद। यहां रॉ मटेरियल डाला और सभी मशीनों पर प्रोसेस होने के बाद यहां डाल दिया, जिसको कहते हैं प्लांट। प्लांट प्लांट क्या होती है? प्लांट होता है एक बहुत सारी मशीन का कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारी मशीन मिलकर एक पर्टिकुलर यूनिट बनाती है उसको हम प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इस मिस्टर ए जो है, जिनका बिजनेस है, वो एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस है और ये अपने बिजनेस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें प्लांट की, बहुत बड़े प्लांट की जरूरत पड़ती है और प्लांट में बहुत सारी मशीनें लगी हुई है। अब क्या हुआ दोस्तों, एक दिन यह हुआ जो यहां पर एक मिस्टर शामू एक वर्कर था। मिस्टर शामू इनका एक वर्कर था, इनका एक एम्प्लॉय था जो मशीन में, इस प्लांट में काम कर रहा था, मशीन 2 में काम कर रहा था। मशीन 2 में काम करना बड़ा डेंजर होता है। मशीन 2 पे काम करना बड़ा डेंजर होता है, हैवी मशीनें हैं, इसमें काम करना बड़ा डेंजर होता है। तो मिस्टर शामू के साथ एक दिन क्या हुआ, एक हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ? मिस्टर शामू एक दिन काम कर रहे थे और काम करते करते मशीन में गलती से इनका हाथ चले गया और हाथ इनका कट गया और राइट हैंड कट गया जिससे वो काम करते थे। तो मिस्टर शामू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट ये हुआ कि इनका राइट हैंड मशीन में कट गया है। अब इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। भाई सारे वर्कर चिल्लाने लगे कि यार शामू के हाथ कट गया, भाई शामू काट गया, सब आ जाओ, सब आ जाओ करके। तो ऐसे ही मिस्टर ए जो इनका ऑनर था बिजनेस का, वो भी पहुंचा। और अभी क्या हुआ कि भैया, सबने कहा कि सर शामू का हाथ कट गया है और जल्द से जल्द। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल ले जाइए। जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मिस्टर ए ने गाड़ी लाया और हॉस्पिटल जल्द से जल्द शामू को पहुंचाया। अब शामू का हाथ कट गया बेचारे का, अब जिंदगी भर वो काम नहीं कर पाएगा, बड़ी दुविधा है। सामू बच तो गया, सामू की लाइफ तो बच गई। दोस्तों सोचो, सामू अब काम नहीं कर पाएगा। सामू जो है दोस्तों, अब वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो राइट हैंड था जिससे वो मेनली काम करता था, वही कट गया हादसा होने के कारण। और दोस्तों ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में मशीन लगाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट लगे होते हैं जहां पर वर्क करते हैं। सोचो, मान लो ये बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। सोचो ये बिजनेस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस में बड़ा बड़ी प्लांट लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और सोचो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में कितना रिस्क है। कोई वर्कर वहां पर काम कर रहा हो, उसको झटका लग गया बिजली का, तो फिर वो तो गया सीधा। इतनी हैवी वोट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो तो सीधा राख हो जाएगा।
होता है नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर काम करना थोड़ा खतरनाक होता है और वहां पर वर्कर के साथ हादसा हो जाता है, वर्कर के साथ कुछ हादसा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि मिस्टर शामू जो वो काम करते करते इनका राइट हैंड जल्दी से उस मशीन में पड़ गया और वो राइट हैंड उस मशीन ने काट दिया। काट देने का मतलब हॉस्पिटल ले गए, लाइफ तो बच गई पर राइट हैंड हमेशा के लिए कट गया। सोचो दोस्तों, अब इस बारे में सोचो कि मिस्टर शामू क्या करेंगे अब जिंदगी में। अभी मिस्टर शामू की एज ही क्या है, अभी इनकी एज मान लेते हैं 35 साल है। अभी तो इनको और 25 साल काम करना था, 60 साल तक उम्र में काम करते, इनको 25 साल काम करता, 25 साल तक करेंगे क्या ये। तो मिस्टर ए ने क्या कहा कि यार कोई बात नहीं, मिस्टर ए ने कहा कि कोई नहीं, हम आपको ना, आप क्योंकि हमारे कंपनी के बहुत अच्छे वर्कर हो, अपने हमारी हमारी कंपनी के अंदर काम करते करते आपके साथ ये हादसा हो गया। तो मिस्टर ए ने मिस्टर शामू को बुलाया और मिस्टर शामू से कहा, मिस्टर शामू देखो हम आपका हाथ वापसी तो नहीं ला सकते, हाँ अब आप लाइफ में काम मुश्किल कर पाओगे क्योंकि राइट हैंड कट गया। हो सकता है कि आप काम करो पर उस वैल्यू, उस इतना अमाउंट जितना पैसा आप यहाँ कमाते थे इस कंपनी में, उतना पैसा आप नहीं कमा पाओगे और फर्दर आप इस कंपनी में भी काम नहीं कर पाओगे। बिकॉज रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मशीन चलाने के लिए वो राइट हैंड का इस्तेमाल जरूरी है और उतना आपके पास है नहीं, है ना। अब क्या हुआ भाई, एक प्रैक्टिकली सोचेंगे तो मिस्टर ऑनर क्या करेगा, ऑनर प्रैक्टिकली सोचेगा तो क्या सोचेगा, यार अब ये बंदा कैसे काम करेगा यार बिना हाथ के, है ना। तो मिस्टर शामू को कहा कि देखो आपका जो हॉस्पिटल खर्चा है वो तो हम देंगे ही, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हॉस्पिटल का सारा पैसा कंपनी देगी आपको, जितना पैसा हॉस्पिटल में लगा वो सारा पैसा कंपनी देगी। तो मिस्टर शामू को तो एक रिलीफ मिला कि यार सर ये तो ठीक है, चलो हॉस्पिटल का खर्चा तो कंपनी ने उठाया, पर मैं अब आगे कैसे काम करूं सर, मेरे को कोई नौकरी कैसे देगा, मैं कैसे रहूंगा, लिविंग और स्टैंडर्ड कैसा रहेगा मेरा, मैं रहूंगा कैसे। तो मिस्टर ए ने कहा सर कोई बात नहीं, मिस्टर ए ने शामू से कहा कोई बात नहीं, हम आपको एक ऐसा लमसम अमाउंट देंगे जिसमें आप अपनी लाइफ आसानी से गुजार पाओगे, आप अपनी फर्दर आप आसानी से गुजार पाओगे, और छोटा मोटा काम भी करते हो तो वो भी आपका हाथ पैर चलते रहेंगे, बाकी आप अपनी लाइफ आराम से। तो मिस्टर ए ने मिस्टर शामू का हॉस्पिटल का खर्चा तो दिया, साथ में मिस्टर ए ने मिस्टर शामू को कंपनसेट करा और कंपनसेट करा 10 लाख रुपए। कहा कि हमारी तरफ से एक छोटा सा कंपनसेशन 10 लाख रुपए आपके लिए, क्योंकि आप आगे अब लाइफ में काम नहीं कर पाओगे, करोगे तो सही पर करोगे अगर लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो कर तो रहे हो पर उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप हमारी कंपनी के अंदर कमा रहे थे, और हमारी कंपनी के अंदर आप काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में जहां पर काम करना होता है वो राइट हैंड का होता है और जो आपके पास अभी नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हुए मिस्टर ए ने उस वर्कर को मिस्टर शामू को कंपनसेट कर दिए 10 लाख रुपए और कहा कि दोस्तों ये जो 10 लाख रुपए आप हमारी तरफ से लिखिए और अपना फ्यूचर के लिए इसको आप धीरे धीरे करके यूटिलाइज करते रहिए, ठीक है। तो मिस्टर शामू को 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिले। दोस्तों हाथ तो नहीं दिया जा सकता पर फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, तो यहां पर कंपनसेट करके क्या कर दिया, फाइनेंशियली हेल्प कर दी, फाइनेंशियली हेल्प कर दी कि फ्यूचर इनका अच्छे से रहे, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो वाइफ है, इनके जो फैमिली है वो अच्छे से काम करते रहे। हाँ हो सकता है कि आगे जाकर इनको काम मिल जाए, वो अलग मैटर है, पर जिस टाइम यहाँ जिला अभी कुछ टाइम तक 1 साल तक ये रेस्ट लेंगे, 1 साल तक वो काम ना मिल पाए, ठीक है। और हमारी कंपनी में भी ऐसा कि नहीं, फैक्ट्री के अंदर ऐसा काम है नहीं कि भाई आप चाहे, हो सकता है कि अगर ये वर्कर ये ऑनर चाहे तो इसको अपनी फैक्ट्री के अंदर कहीं पर रख दे, कुछ भी हो सकता है पर उतना नहीं कमा पाएगा जितना। तो इसलिए दोस्तों जो ऑनर होता है वो क्या करता है, वर्कर को इस ऐसे हादसे में कंपनसेट कर देता है, और ऐसे हादसे में कंपनसेट करने के लिए ऑनर के पास 10 लाख होने चाहिए। अब भाई मिस्टर ए ने जो 10 लाख रुपए कंपनसेट कर दिए ना, मिस्टर ए को एक बात समझ में आई, मिस्टर ए को उस दिन एक बात समझ में आई कि ये 10 लाख रुपए जो मैंने दे तो दिए पर मेरी कंपनी से 10 लाख रुपए चले गए। अब ऐसे ही 10 लाख रुपए जो दे दिए, अब सोचो 10 लाख रुपए दे दे, कंपनी से 10 लाख रुपए चले गए। तो मिस्टर ए को ये बात समझ में आई, और ये बात ये समझ में आई क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है, मिस्टर ए को समझ में आया, मिस्टर ए को आज ये पहली बार हादसा हुआ था ऐसा, और मिस्टर ए को उस दिन से एक बात समझ में आई कि ऐसे हादसे हो सकते हैं फ्यूचर में भी, आगे ऐसे हादसे हो सकता है क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो थोड़ा डेंजर है, वो थोड़ा खतरनाक है, हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए, और हो सकता है कहीं पर अभी तो वर्कर का हाथ कटा, हो सकता है लाइफ भी चले जाए, है ना। तो इस केस के अंदर वर्कर को कंपनसेट करना पड़ता है, उसकी आगे की लाइफ अच्छे से रहे, उसकी फैमिली मेंबर अच्छे से रहे। तो अब इस केस के अंदर मिस्टर ए को एक बात यह समझ में आई कि वर्कर को आने वाले फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए
और ऐसा अगर हो गया तो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास पैसा पड़ा हो यार। आज चलो पैसा पड़ा है, जरूरी है कि हर साल फ्यूचर में पैसा पड़ा ही हो? क्या पता जिस साल वर्कर के साथ एक्सीडेंट हुआ उस साल कंपनी को बहुत लॉस हो गया, तो चलो इस साल कंपनी को प्रॉफिट था तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से निकालकर 10 लाख रुपए दे दिए, उसको कंपनसेट कर दिया। फ्यूचर की बात करो ना, फ्यूचर में अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए और जिस साल वो एक्सीडेंट हो उस साल कंपनी हैवी लॉसेस से गुजर रही हो, तो क्या कंपनी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो कंपनी नहीं दे पाएगी। तो इस केस के अंदर मिस्टर ए ने बड़ा अच्छा सा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा क्यों ना जिस साल अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर के साथ और उस साल कंपनी को हैवी लॉसेस हो, तो हैवी लॉसेस के कारण कंपनी उस वर्कर को कंपनसेट नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि कंपनसेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आगे की लाइफ अच्छे से जी पाए, वो हमारी कंपनी में काम करता करता रह गया था। लॉ में भी लिखा हुआ है वैसे तो उसको देना ही पड़ेगा, लॉ में लिखा हुआ है, पर फिर भी अपने आप से भी एक होता है ना कि भाई चलो देते यार कुछ, क्यों हमारी कंपनी में काम करता, हमारी कंपनी की वजह से उसका हाथ कट गया। तो ऐसे फ्यूचर में अगर हो सकता है कि कंपनी को हैवी लॉसेस हो तब, तो कंपनी ने डिसाइड करा, मिस्टर ए ने डिसाइड करा कि क्यों ना हर साल के प्रॉफिट में से, हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर सेव कर लिया जाए। क्यों ना हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर सेव कर लिया जाए। और सेव जो करोगे किससे करोगे? हर साल कुछ प्रॉफिट होगा, हर साल के प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा सेव करते हुए चलेंगे। मान लो हर साल कंपनी को 10-15 लाख 15-20 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, तो कंपनी ने कहा क्यों ना हम हर साल 1 लाख रुपए की सेविंग करते हैं, और जो 1 लाख रुपए की हम सेविंग करेंगे हर साल, वो सेविंग को हम नाम देंगे क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उस सेविंग को हम नाम देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इस सेविंग को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए कहा क्योंकि ये सेविंग जो करी जा रही है ये स्पेशली उन वर्कर्स के लिए करी जा रही है। ये सेविंग जो करी जा रही है स्पेशली उन वर्कर्स के लिए करी जा रही है जिस वर्कर को फ्यूचर में हो सकता है किसी वर्कर को हादसा हो जाए, और उस टाइम कंपनी के अगर पैसा ना हो तो कंपनी इस जो पैसा सेव करेगी आज से हर साल कुछ पैसा निकाल कर सेव करेगी, तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी के पास पैसा नहीं भी होता तो इस रिजर्व से उस वर्कर को जिसके साथ हादसा हो गया उसको कंपनसेट किया जा सके। तो दोस्तों कंपनी क्या करती है? कंपनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। कंपनी हर साल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाएगी। क्यों बनाएगी? हर साल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी साल वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है किसी साल फ्यूचर में वर्कर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए, वर्कर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए काम करते करते, काम करते टाइम वर्कर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए काम करते टाइम, तो कंपनी इसलिए बना रही है क्योंकि वो पैसा सेव कर सके और वर्कर को कंपनसेट कर सके। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो स्पेशली वर्कर को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है, ये रिजर्व कौन बनाएगा? कंपनी बनाएगी। कंपनी इन द सेंस मेरे केस के अंदर पार्टनरशिप। कंपनी का मतलब मेरे केस के अंदर क्या है? पार्टनरशिप। हर साल WCR बनाती है। हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कंपनसेट कर सके, तो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाएगा। तो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बनाया जाएगा। कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। क्या क्लियर है या नहीं है सर? ध्यान सुनेंगे, समझ में आया? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है? वर्कर को कंपनसेट करने के लिए। और ये कंपनसेट कब करेंगे? अगर फ्यूचर में वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाए तो कंपनी के पास उतना फंड पड़ा हो,
और अगर कंपनी के पास पैसा नहीं पड़ा, इनकेस लॉस हो जाता है, तो कंपनी इस रिजर्व जो बनाया था हर साल, इस रिजर्व से पैसा निकाल कर वर्कर को कंपनसेट कर सकती है। क्या क्लियर है नहीं है? तो वर्कमैन कंपनसेशन समझ में आया क्या होता है? तो मीनिंग यहां पर समझ में आया, डिस्कस करा। ये जितना एग्जांपल है ना, पूरा का पूरा एज इट इज छाप देना, ठीक है? एज इट इज छाप देना दोस्तों। देखो एग्जाम्पल लिखोगे तभी बेनिफिशियल है, वरना फिर बाद में भूल जाओगे आप, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें क्या होगा, हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हर साल डलता रहेगा। मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया और पहले साल में इसमें 1 लाख रुपए डल गए। पहले साल के प्रॉफिट में से इसमें कितना डाल दिए, 1 लाख रुपए। अगले साल भी इसमें 1 लाख डाले, अगले साल भी इसमें 1 लाख डाले, और ऐसे ऐसे करके 5 सालों तक इसमें 1 लाख डालते रहे। तो अब मेरा 5 साल बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो 5 लाख रुपए पड़ा है। हमने हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा डाला और इस रिजर्व में सेव करके रख लिया कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए, फ्यूचर अनसर्टेन है और फ्यूचर में कोई अगर ऐसी चीज ना हो जाए जिससे वर्कर को कुछ साथ हो जाए, तो उस केस के अंदर हमारे पास इतना पैसा पड़ा हो अपने रिजर्व में कि हम उसको कंपनसेट कर पाए। अब सोचना, अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान देना। अब मान लो 5वें साल में वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, वर्कर के साथ क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, और वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो गया और वर्कर ने कंपनी से कहा कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, आपको दिख ही रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा, मेरा आगे फ्यूचर का जो एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरी रिक्वेस्ट को अपनाइए। और उन्होंने कहा कि वर्कर ने कहा कि सर हमें कंपनी से क्लेम कर रहे हैं कि आप हमें एटलीस्ट 5 लाख रुपए पे कर दीजिए। कंपनी वर्कर क्या कर रही है, कंपनी कह रही है कि चलो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो वर्कर कह रहा है कि हाँ, कंपनी ने वादा करा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 5 लाख रुपए देंगे। तो वर्कर के डिपेंड करता है एक्सीडेंट किस तरीके से हो रहा है। एक्सीडेंट अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है या बहुत छोटा एक्सीडेंट है तो इतना पैसा क्यों देंगे भाई? मान लो एक्सीडेंट हुआ, एक उंगली कट गई, तो इतना भी नहीं है कि 5 लाख रुपए देंगे उंगली कटने के, है ना? समझ रहे हो? डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट कैसा हुआ है। अगर एक्सीडेंट बहुत बड़ी मात्रा में हुआ तो पैसा भी थोड़ा कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा। तो जो क्लेम आता है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हॉस्पिटल में एडमिशन, हॉस्पिटल में चार्जेस, उसका आने जाने का चार्जेस, और फिर उसके बाद उसको अब आगे नहीं रखेंगे नौकरी पर, क्यों? क्योंकि भाई इतना डिसेबल पर्सन को नहीं रख सकता ना, क्योंकि फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में फिर कुछ हो गया, दिक्कत हो, काम भी क्या करेगा, तो उसको घर रखेंगे तो उसके लिए अलग से। तो टोटल क्लेम वर्कर ने कहा कि सर हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम चुपचाप निकल लेंगे। और कंपनी ने कहा ठीक है, हमारे पास 5 लाख रुपए पड़ा भी है, तो रिजर्व क्या है, इससे क्लेम। तो आप सोचो, जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है दोस्तों, वो रिजर्व 5 लाख रुपए पड़ा है, और वर्कर ने क्लेम कितना करा है, 5 लाख रुपए। वर्कर कह रहा है सर हमें 5 लाख रुपए दे दिए, हमें हॉस्पिटल खर्चा, रहने का अगर सब मैं इसी के अंदर इंक्लूड करके आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम थोड़ा सही हो जाएगा हमारे लिए, है ना? तो वर्कर ने क्लेम करा कि 5 लाख रुपए दे दो। रिजर्व भी कितने का पड़ा था, 5 लाख रुपए। क्या मैं दे दूंगा इजिली? यस, आराम से दे देंगे हम, इजिली इसको 5 लाख रुपए आराम से दे देंगे। बट कंडीशन यह है, केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 यहाँ पर यह आ गया कि अगर हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं और 5 लाख का ही क्लेम आया हुआ वर्कर के थ्रू, तो इस केस के अंदर हम इजिली कर सकते हैं। अगर मान लो इन केस क्लेम 5 लाख की जगह आता 6 लाख का, 5 लाख की जगह का आया होता 6 लाख का, और हमारे पे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 5 लाख का, हमारे पे रिजर्व कितने का पड़ा है, 5 लाख का। तो अब इस केस के अंदर क्या करा जाएगा भाई, रिजर्व पड़ा है हमारे पे 5 लाख रुपए का, और हमारे को क्लेम पूछा वर्कर ने कि यार कम से कम 6 लाख तो मिलने चाहिए, तो क्लेम आया 6 लाख रुपए। तो ये केस नंबर बन गया 2 कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना क्लेम करा गया है वर्कर द्वारा कि हमें एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए, यूनियन होती है वर्कर की यूनियन, तो वो क्लेम करते हैं ऐसा में कि भाई हमारा जो वर्कर तुम्हारी कंपनी के अंदर काम, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर होता है दोस्तों, छोटी मोटी कंपनी के अंदर नहीं बात पूछते। छोटी मोटी कंपनी में तो मर जाए तो कुछ भी हो जाए, कोई नहीं पूछ रहा भाई, जाओ भाई कुछ नहीं दे रही कंपनी ने हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया, वही बड़ी बात होती है। ये ना बड़ी कंपनी में होता है, टाटा, रिलायंस, इस बड़ी कंपनी में होते हैं, तो उधर ना वर्कर से यूनियंस होती है, यूनियन होती है वर्करों की, पूरे लेबर यूनियन होती है, तो वहां पर वो डिसाइड करती है कितना पैसा एटलीस्ट इस वर्कर को मिलना चाहिए। तो ये होता है क्लेम। तो क्लेम आया 6 लाख रुपए का, मतलब वर्कर की यूनियन का भाई एटलीस्ट इस वर्कर को 6 लाख तो मिलने चाहिए, पर कंपनी के पास रिजर्व 5 लाख का ही पड़ा है। अब इस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करी जाएगी? तो केस नंबर 1 ये है कि WCR जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है उतने का ही क्लेम आया, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो यार बढ़िया ही हो गया, हम तो दे देंगे आराम से। जितने का क्लेम आया है, 6 लाख का क्लेम आया और हमारे पास रिजर्व सिर्फ 5 लाख का पड़ा है, तो रिजर्व कम हो गया, क्लेम ज्यादा आ गया, तो इस केस में क्या करना चाहिए? और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास रिजर्व पड़ा है 5 लाख रुपए का, हमने रिजर्व बना के रखा है 5 लाख का, और 5वें साल में हमारे पास जो क्लेम आया वर्कर के थ्रू से, यूनियन से, वो 4 लाख का आया हो। ऐसे भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है।
हाँ सर, ये भी हो सकता है कि भैया हमारे पास 5 लाख पड़ा, फिर तो ये भी इजीली कर देंगे, ये भी इजीली हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा भाई, 5 लाख का आपके पास क्लेम आया और 5 लाख का आपके पास वर्कर रिजर्व पड़ा है, तो फिर तो ठीक है, 5 लाख रुपए आया है, 5 लाख रुपए दे देंगे। क्लेम आया 6 लाख रुपए का, वर्कर की यूनियन मांगा 6 लाख रुपए, वर्कर को 6 लाख मिलने चाहिए, पर रिजर्व कितने का आया, 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख का रिजर्व है, 6 लाख मांग रहे हैं, तो किस तरीके से अकाउंटिंग, अब 1 लाख कहां से लेकर आए। और अगर 4 लाख का क्लेम आया है और 5 लाख रुपए हमारे पड़े हैं, तो इजिली दे दोगे नहीं, मेरी जेब में 5 लाख पड़े हैं और मुझसे पूछा भाई 4 लाख चाहिए मुझे, ले निकाल कर दे दूंगा, 1 लाख का क्या करेंगे अब जो बच जाएगा, ये भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक आपके पास केसेस बन सकते हैं और इन्हीं की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है कि हमारे पास रिजर्व पड़ा है इतने रुपए का, रिजर्व हो सकता है बराबर हो क्लेम के, रिजर्व क्लेम से कम हो सकता है, रिजर्व क्लेम से ज्यादा हो सकता है। तो ये 3 केस यहां पर बनते हैं दोस्तों। ये कितने केस बनते हैं, 3 केस यहां पर बनते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। आओ सर इसकी मैं करता हूं अब थ्योरी लिखवाता हूं आपको। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है, ये एग्जांपल पेपर में ये थोड़ा लिख कर आओगे आप, पेपर में तो थ्योरी लिख कर आओगे। तो लिखना सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व, ये एक तरीका क्या होता है, रिजर्व होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड, सेट असाइड मतलब निकालना, आउट ऑफ, सेट असाइड मतलब पहले सेट करो फिर निकाल कर साइड कर दो, सेट असाइड। कितना निकालना है, रिजर्व सेट असाइड मतलब निकाल लो, मतलब कितना निकालना है, और असाइड का मतलब निकाल लो, और कहां से निकाल लो, आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। भाई रिजर्व हमेशा किससे बनेंगे, फर्म के प्रॉफिट से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड, जो कि निकाला जाता है सेट कर कर फर्म के प्रॉफिट में से टू मीट द पॉसिबल लाइबिलिटी, टू मीट द पॉसिबल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी होगा क्लेम भाई वर्कर, जो वर्कर ने क्लेम करा है कि भैया कम से कम इतना तो पैसा दो, ठीक है, पूरा हाथ कट गया, दोनों हाथ कट गया, कह रहे हो लो 1000 रुपए ले जाओ, ऐसा तो ना होता है, ठीक है, आपकी कंपनी में काम करते करते हाथ कटा है भैया, ठीक है। तो कहीं कहीं फॉल्ट वर्कर का होता है, कहीं कहीं फॉल्ट कंपनी का भी होता है कि भाई मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होता, ढंग से काम नहीं करवा, ढंग से उसको रिपेयर नहीं करवाया, ब्रेक डाउन हो गई मशीन, टूट गया मशीन, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरीके का रिजर्व है जो कि निकाला जाता है सेट करके कंपनी के फर्म के प्रॉफिट से, कंपनी मत नहीं फर्म के प्रॉफिट से, बार बार कंपनी बोलने की आदत है, फर्म के प्रॉफिट से, टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी, पॉसिबल जितना हो सकता है उतनी लायबिलिटी को मीट करने के लिए। और लायबिलिटी क्या होगी, एक तरीके का क्लेम जो कि वर्कर ने किया है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज only used to compensate, the वर्कर को कंपनसेट करने के लिए ही यूज करा जाएगा। इट कैनॉट बी यूज, इट कैनॉट फर्दर यूज्ड, इसको हम फर्दर सॉरी इट कैनॉट बी यूज्ड इन अनदर एक्टिविटीज या अनदर किसी भी काम को बोल सकते हैं कि भाई किसी और काम के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहां लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ओनली यूज टू कंपनसेट द वर्कर इफ इट इज अराइज्ड, इफ इट इज अराइज, जब अराइज होगा तभी तो। यार मेरे पास कोई वर्कर, अब मैं इंतजार थोड़ा करूंगा कि कब वर्कर का एक्सीडेंट होगा और कब मैं कंपनसेट करूंगा एम्प्लॉय को, वर्कर को, ऐसा तो ना होता है। जिस दिन ये कंपनसेशन, जिस दिन ये अराइज होगा, अराइज क्या होगा, एक्सीडेंट, जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन कंपनसेट करने के लिए इसका यूज करा जाएगा, और इस रिजर्व का यूज बाकी किसी भी फर्दर काम के लिए नहीं किया जाएगा। इट इज अ स्पेशल रिजर्व, क्या होता है ये, स्पेशल रिजर्व होता है, इट इज अ स्पेशल रिजर्व, लिख दो, इट इज अ स्पेशल रिजर्व। इट कैनॉट बी यूज इन अ डिफरेंट वर्क, इट कैनॉट बी यूज इन अ डिफरेंट वर्क, तो दूसरे वर्क के लिए इसको यूज नहीं किया जाएगा। क्या क्लियर है या नहीं है, क्लियर। इसके बाद आप लिखिए देयर आर डिफरेंट सिचुएशन अराइज, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन अराइज,
तो डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो सकती है भाई, कौन कौन सी हो सकती है? तो पहले मैं मेन हेड बनाता हूँ, कि भाई दो सिचुएशन अराइज हो जाती है। पहले मेन हेड बना दिए। पहला, या तो क्लेम आएगा या क्लेम नहीं आएगा, दो सिचुएशन हो गई भाई। डिफरेंट सिचुएशन का मतलब क्या है? दो सिचुएशन, या तो क्लेम आएगा और या ही क्लेम नहीं आएगा। ऑब्वियस ही बात है, या एक्सीडेंट होगा तभी तो क्लेम आएगा। मान लो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं उस साल, तो उस साल जब एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्लेम नहीं आया, हुआ तो क्लेम आएगा। तो या तो क्या होगा, व्हेन क्लेम, पहली सिचुएशन बन रही है फर्स्ट केस में ये बन रहा है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व does not exist, when claim against workman compensation reserve does not exist, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, मतलब हिंदी अनुवाद, जब क्लेम कोई आया ही नहीं गया है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और कोई क्लेम नहीं आया। ठीक है। दूसरा सेकंड क्या, व्हेन claim against वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एग्जिस्ट, या तो क्लेम आएगा दोस्तों या क्लेम नहीं आएगा। एक्सीडेंट हुआ है और क्लेम आया है, एक्सीडेंट हुआ है और क्लेम आया है, एक्सीडेंट हुआ है और क्लेम आया है। तो सिंपल सी दो कहानी बनती है, या तो क्लेम आएगा नहीं उस साल, मैं ड्यूरिंग द ईयर मेरे पे WCR में मेरा पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए, इस साल किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये 5 लाख जो पड़ा हुआ है ऐसी बच गया, कोई क्लेम नहीं आया। और मान लो इस साल एक्सीडेंट हो गया है, तो इस साल एक्सीडेंट हो गया है, तो अब सिचुएशन और बन जाती है कि क्लेम तो आएगा पर कितना। हो सकता है जो क्लेम आया है, जो केस नंबर 2 है ना, सेकंड सिचुएशन जो है, इसके अंदर फर्दर केस है। ये दो सिचुएशन है आपके पास, या तो क्लेम आएगा या क्लेम नहीं आएगा। क्लेम तब आएगा दोस्तों जब एक्सीडेंट हो जाएगा, और क्लेम तब नहीं आएगा जब एक्सीडेंट नहीं होगा। जब क्लेम नहीं आएगा तो वो जो 5 लाख रुपए रिजर्व में पड़े उसका करना क्या है, तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और जब क्लेम आएगा तो क्लेम आने के क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या केस हो सकता है। केस नंबर 1 हो सकता है इसके अंदर, पहला केस ये होगा, जो मेरा जितना मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसके बराबर क्लेम आ गया हो। मैंने 5 लाख रुपए रिजर्व बना रखा है, मेरे रिजर्व में पड़ा है 5 लाख रुपए और क्लेम भी करा गया है 5 लाख का, तो अच्छी बात है, ये हो गया एक। तो केस नंबर 2 क्या हो सकता है, मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है क्लेम से, मतलब मेरे पे पैसा पड़ा है रिजर्व के अंदर 5 लाख रुपए, पर क्लेम सिर्फ 4 लाख का ही आया है। और केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 हो जाएगा जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम पड़ जाएगा, क्लेम ज्यादा आ जाएगा। क्लेम रिजर्व में पड़ा है 5 लाख रुपए और क्लेम कर दिया गया 6 लाख रुपए का। तो अब इस केस के अंदर दोस्तों क्या होगा, तो यहां पर हमें 4 तरीके की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। अगर क्लेम नहीं आया तो उस केस के अंदर जो रिजर्व पड़ा हुआ है WCR के अंदर, जो पैसा पड़ा है, उस पैसे का करना क्या है और कब करना है, जब मैं चेंज इन PSR कर रहा हूं। ध्यान से समझना, चैप्टर का नाम मत भूल जाना। इधर देखो, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तभी करूंगा जब चेंज इन PSR होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। सुनो ध्यान से, अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता फर्म का, सुनना, मैंने WCR बनाया और आप और मैं पार्टनर है और मैंने WCR बनाया है, हमने काफी टाइम से WCR चलाया, हमारे उसमें 5 लाख रुपए पड़े हैं मेरे WCR में, और आज मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, हम दोनों आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। तो अब इस केस के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्म का। अब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इससे पहले जो रिजर्व था वो उसको अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यही बताया गया था ना प्रीवियस क्लास में कि भाई अगर आपके पास कोई रिजर्व है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि जब क्लेम नहीं आता तो जो पैसा पड़ा होगा वो पैसा वहीं रहेगा अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। मेरे चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मैं चैप्टर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मेरा पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया बना। अगर मैं इधर सुनना, ध्यान देना, व्हेन द क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट, मेरे WCR में 5 लाख पड़े हैं और कोई क्लेम नहीं आया, और कोई क्लेम नहीं आया और हम दोनों जो पार्टनर है इसमें रेशियो भी चेंज नहीं हो रही, मतलब कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तो ये 5 लाख रुपए अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
कुछ नहीं होगा इस 5 लाख, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी WCR की। ये समझिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व की कौन सा बताया था प्रीवियस क्लास में, रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने जो रिजर्व बनाया है, अभी हम दोनों पार्टनर है, हमने इक्वल रेशियो में रिजर्व बनाया था और इक्वल रेशियो में रिजर्व बनाया था, 5 लाख रुपए पड़े, उसमें 2.5 लाख रुपए मैंने अपने प्रॉफिट में से दिया था और 2.5 लाख रुपए आपने अपने प्रॉफिट में से दिया था। मतलब फर्म का प्रॉफिट मतलब हमारा ही हो गया, पार्टनर का ही हो गया। या तो ऐसा कर लो कि फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से पहले 5 लाख निकाल लो, उसके बाद बांट लो, या पहले बांट लो फिर उसमें 2.5 ले लो। अरे बात तो एक ही है। मेरे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 आपका 5 मेरा, ऐसे का ऐसे नहीं करेंगे। पहले 10 रुपए का जो प्रॉफिट है, मान ले 10 रुपए का प्रॉफिट है, 5 मैंने आपको दे दिया, 5 मैंने रख लिया। अब इसमें से 1 रुपया मैंने दिया रिजर्व के लिए, 1 रुपया आपने दिया रिजर्व के लिए। अब आपके पास कितना बच गया, 4 रुपए, मेरे पास कितना बच गया 4 रुपए, और 2 रुपए कितना आ गया रिजर्व में। यह तो एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास 10 रुपए का फर्म का प्रॉफिट होगा, पहले 2 रुपए रिजर्व में डाल लो, अब कितना बच गया 8 रुपए, 4 आपको 4। बात तो एक ही है। या तो प्रॉफिट बांटने के बाद रिजर्व ले लो, या रिजर्व पहले निकालने के बाद प्रॉफिट बांट दो। बात तो यही है कि प्रॉफिट जो पार्टनर पे जाना था उसका उसमें से कुछ रिजर्व बना ले, इसका मतलब प्रॉफिट पार्टनर पे कम गया, पार्टनर ने कुछ पैसा दिया है रिजर्व में। तो रिजर्व जो भी रिजर्व बनता है, जो भी, चाहे आप प्रॉफिट बांटने के बाद बनाओ या प्रॉफिट बांटने से पहले बनाओ, वो है पार्टनर का कंट्रीब्यूशन ही। पार्टनर ने करा अपने प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूशन। सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, और अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता और पार्टनरशिप डीड वगैरह कोई कुछ नहीं होता, ऐसे चल रहा था, मेरा पार्टनर, हम दोनों इक्वल रेशियो के पार्टनर है, इक्वली चला रहा है, तो जो मेरा रिजर्व है, इस साल मेरा रिजर्व पड़ा है 5 लाख रुपए, और इस साल अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये रिजर्व को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो। समझ में आ रहा है? बच्चे समझने लग जाते हैं कि अगर आपको WCR गिवन है तो इस WCR को आप क्या करना, ओल्ड रेशियो में बांट दो अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये मत समझिए कब बांटना ओल्ड रेशियो, वो समझिए अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, चाहे वो चेंज इन PSR से हो रहा है, चाहे वो एडमिशन से हो रहा है, तब बांटो। क्योंकि आपको फिर अगर नहीं बांटा फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या थी, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि कंट्रीब्यूशन करा 1-1 लाख रुपए, और जब रेशियो चेंज होगी 3:2, अब जब वापसी मिल रहा है तो 3:2 के में बांट रहा है, तो ये किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन तो करा था आपका 2 लाख का रिजर्व, 5 लाख का रिजर्व, 2.5 आपने करा, 2.5 मैंने करा, और 3:2 में वापसी ले रहे हैं, 3 मेरे को मिल गया, 2 आपको मिल गया, तो यहाँ तो 50,000 आपको कम मिला, मुझे 50,000 ज्यादा मिल गया, तो ये क्या हो गया, फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बाद में। इसलिए बाद में एडजस्टमेंट करने से पहले अभी कर दो। मैं फिर वही बात समझाऊंगा आपको, दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, गलत कंसेप्ट नहीं पढ़िए आप, समझिए। अगर मेरा पिछले 5 सालों से रिजर्व कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों मैंने कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करा। पहले साल, आज मेरा पहला साल है बिजनेस का, मैंने कमाया 10 लाख रुपए, 1 लाख रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। उस साल कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो 1 लाख रुपए अगले साल पड़ा रहेगा, वहां पर क्या दिक्कत है। अगले साल फिर 1 लाख रुपए मैंने रिजर्व में डाला, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगले साल फिर उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे करके 5 सालों तक मैंने रिजर्व बनाया और कैरी फॉरवर्ड करते जाऊंगा। मैं आज क्यों इसको 5वें साल में क्यों मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा हूं, 5वें साल में इसलिए मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा हूं कि अगर 5वें साल में मैं रिजर्व कोई एक्सीडेंट नहीं होता, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस साल मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। इस साल, पिछले 5 सालों तक मैंने चेंज इन PSR नहीं करा था, पिछले 5 सालों तक आगे जाकर एडमिशन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 5वें साल के अंदर ध्यान देना ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप चेंज इन PSR से भी होता है, एडमिशन से भी होता है, रिटायरमेंट से भी होता है, ठीक है। तो आने वाले केसेस के अंदर एडमिशन रिटायरमेंट जो आएगा सारे कंसेप्ट एक ही लगेगा। ये सुना दोबारा, आज 5वें साल में मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा कि पिछले 5 साल तक जो भी पैसा मैं रिजर्व में डालता गया उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करता गया। और आज मैं क्या कहूंगा, आज मैं कहूंगा इसको कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि आप आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो दोस्तों। और जब आप आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो तो आपने जो कंट्रीब्यूशन करा था वो इक्वल से करा था, और रिजर्व जो बढ़ जाएगा वो 3:2 में बढ़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले इक्वल था, अब 3:2 हो गया। तो मैंने कहा जब आप अपना PSR चेंज कर रहे हो, या कभी एडमिशन कर रहे हो कोई पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उससे करने से पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले जो रिजर्व पड़ा है उसको बांट लो वापसी। क्यों बांट लो? क्योंकि हमें बाद में अगर नहीं बांटा तो फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एडजस्टमेंट ना करने पड़े आपको, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सर एडजस्टमेंट कर दी तो गलत तो ना होता है, पर अभी ऐसा पढ़ाया नहीं जाता कंसेप्ट पार्टनरशिप के अंदर। वैसे तो एडजस्टमेंट भी एक तरीका है करने का, अगर हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो बाद में एडजस्ट कर देंगे, जैसे गुडविल को एडजस्ट करते हैं वैसे रिजर्व भी कर देंगे। पर इतना झंझट क्यों पाले, इससे अच्छा पहले ही नहीं बांट देते।
रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले जो रिजर्व जितना पड़ा है सब बांट दो ओल्ड रेशियो में जो पहले दिया। अब जो न्यू रेशियो होगा उसके हिसाब से नया रिजर्व क्रिएट करेंगे WCR में। क्लियर हो गया। मैं अगर मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना तो मैं इस रिजर्व को, जो पहला वाला केस था, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो इसको मैं क्या करता, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता जाता, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए मुझे बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं भी बांट देता हूं। फिर जब न्यू रेशियो आएगी तो न्यू रेशियो के साथ दोबारा क्रिएट कर लूंगा अगले साल से फिर दोबारा। ठीक है, तो ये केसेस बनते हैं। पहला केस मैं आपको करा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नहीं डालेंगे। अब कौन सा खत्म हो गया, लिखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सबसे पहले अकाउंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं रिजर्व को क्रिएट करूंगा फॉर क्रिएटिंग अ WCR। WCR हर साल जब मैं क्रिएट करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, आप सिर्फ इतनी सी बात बताना, इतनी सी। ये एक डब्बा है, डब्बा, ठीक है, ये एक डब्बा है, इसके अंदर पड़ा भर के प्रॉफिट, इस डब्बे के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि एक डब्बा और बनाऊं, उसको बनाऊं रिजर्व के नाम का डब्बा। अब यहां जो प्रॉफिट हर साल में कमा रहा हूं ये डब्बा, इसमें से हाथ डाला और प्रॉफिट निकाल कर और रिजर्व वाले डब्बे में डाल दिया, ऐसे करके। ये डब्बा है प्रॉफिट का, हर साल के प्रॉफिट का एक डब्बा है, यहां आता है प्रॉफिट। अब मैं चाहता हूं कि हर साल में कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल कर रिजर्व वाले डब्बे में डालूं, तो यह है WCR का डब्बा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जरा ध्यान देना, सामने देखो, यह है प्रॉफिट का डब्बा और यह है WCR का डब्बा। हर साल यहां पर प्रॉफिट आता। अब मैंने क्या करा कि अब से हर साल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पार्ट में निकालकर इस वाले बॉक्स में डाल दूंगा। अब जब इस वाले बॉक्स में डालूंगा तो प्रॉफिट का नेचर बताओ क्या होता है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है। अब जब मैं प्रॉफिट यहां से यहां डालूंगा तो ये डब्बे में से जो प्रॉफिट क्रेडिट निकला तो दूसरे डब्बे में जाएगा, तो होगा डेबिट हो जाएगा क्या। एक डब्बे के अंदर 5 रेड बॉल है, एक डब्बे के अंदर 5 लाल बॉल है। जब आप एक बॉल निकालते हो और दूसरे डब्बे में डालते हो तो काली हो जाती है क्या, वो लाल ही तो रहती है। समझ में आ रहा आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मतलब अगर मैं प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है और इस क्रेडिट वाले पार्ट में से कुछ नोट निकाले क्रेडिट नेचर के, है ना, क्रेडिट प्रॉफिट निकालो, नोट निकालो, क्रेडिट नेचर का नोट है और मैंने यहां डाल दिया तो डेबिट तो ना हो जाएगा, क्रेडिट तो रहेगा। दोस्तों ये समझिए कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर जब मैं रिजर्व में डालता हूं तो रिजर्व भी क्रेडिट नेचर का बन जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट ही है जो अलग सेव करके रखा हुआ है, तो रिजर्व क्या बन जाएगा, क्रेडिट। अब सोचो क्या यहां प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया। मेरे प्रॉफिट वाले डब्बे में से जब मैंने हाथ डालकर प्रॉफिट निकालकर रिजर्व में डाला, हाँ रिजर्व वाला पार्ट तो रिजर्व वाला बॉक्स तो भर गया, पर ये प्रॉफिट वाला पार्ट कम हो गया। पहले यहां 5 लाख रुपए थे मेरे प्रॉफिट में, इस साल मैंने 5 लाख रुपए कमाए थे, इसमें से 1 लाख कमाकर इधर डाल दिए तो इधर 4 हो गए। तो प्रॉफिट को बढ़ाना होता है तो डेबिट, कम करना होता है तो क्रेडिट। तो जब भी मैं WCR बनाऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मेरा रिजर्व बढ़ जाएगा। रिजर्व क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट, प्रॉफिट रिजर्व बढ़ने का मतलब क्रेडिट, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने मान लेते हैं, मैं एग्जांपल भी लेकर चलता हूं साथ के साथ, कि मैंने 5 लाख का रिजर्व क्रिएट करा। कितने क्रिएट करा, 5 लाख का रिजर्व मैंने क्रिएट कर लिया। अभी तक मेरे अकाउंट में 5 लाख का रिजर्व पड़ गया, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व ही कह सकते हैं आप इसको। ये 5 लाख रुपए जो है अभी जो दिख रहा है, इसमें 4 लाख तो पिछले 4 सालों का है और 1 लाख रुपए अभी और डाला, तो टोटल हो गया 5 लाख। ये तो क्रिएशन की एंट्री होगी। तो अभी तक मैंने यहाँ पर लिखता हूँ कि अभी मैंने 1 लाख रुपए ही क्रिएट करा है, 1 लाख। ये तो क्रिएट की एंट्री कि इस साल आपने कितना क्रिएट करा। अब टोटल आपके पास कितना है, ये मान के चलो कि टोटल आपके पास अब रिजर्व पड़ा है। पहले समझ में आ गई एंट्री क्रिएट करने की। WCR को ऐसे रिजर्व क्रिएट होता है, रिजर्व बड़ा, रिजर्व अगर आपको क्रिएट करना है, किसी भी टाइप का रिजर्व क्रिएट करोगे तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में से निकालेंगे और जो रिजर्व क्रिएट करा वो बढ़ जाएगा। तो रिजर्व को बढ़ाना हो तो क्रेडिट और प्रॉफिट को कम करने के लिए डेबिट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू WCR, ये होगा WCR को क्रिएट करने की एंट्री। अब मान लो टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पड़ा है 5 लाख का, 1 लाख इस साल और पिछले साल से 4 लाख, मतलब टोटल मेरे फंड कितना अवेलेबल है, 5 लाख रुपए, ये मान के चलो। अब दूसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस साल मेरे पास 5 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा है WCR में। अब केस नंबर 1 ये बनता है, सिचुएशन नंबर 1 लिखता हूं, नहीं तो फिर उसके अंदर केस भी बनाने हैं। सिचुएशन 1 आ रही है और ये आ रही है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज निल,
या डज नॉट एग्जिस्ट। व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज डज नॉट एग्जिस्ट। भाई क्लेम आया ही नहीं इस साल। क्लेम कब आएगा दोस्तों? क्लेम तब आएगा जब एक्सीडेंट होगा, और कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो क्लेम आया नहीं। तो जब क्लेम नहीं आया, क्लेम मेरा कितना है? क्लेम मेरे केस में 0, और मेरा WCR में पैसा कितना पड़ा है? 5 लाख रुपए। क्योंकि WCR में पैसा 5 लाख रुपए पड़ा है, तो अब इस पैसे को क्या करूं? अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अब मैं समझाता हूं आपको यहां पर, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा होता, बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा होता तो मैं इस रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करता, बस इस 5 लाख के रिजर्व को क्या करता? कैरी फॉरवर्ड, अगले साल कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड कर देता। कब? अगले साल। क्योंकि दोस्तों रिजर्व इस साल, क्योंकि मेरा चैप्टर क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब होता है पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया बना देना। पुराना एग्रीमेंट नया खत्म करके नया तब बनता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तब होता है। और हर केस के अंदर WCR का ट्रीटमेंट यही रहता है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करता है। ये कहता है चेंज इन PSR से मतलब नहीं, मुझे रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब है। ये कॉन्सेप्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन पे कहता है, और जब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तक ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करा जाएगा। इसलिए 0, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा होता तो ये रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड कर देता नेक्स्ट ईयर में, कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू, पूरा लिख देता हूं, टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड करता। क्यों? क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, जैसा PCP प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था अभी वह अगले साल डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कैरी फॉरवर्ड करो। हाँ, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? मेरे केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ये हमारा चैप्टर का नाम है। आगे जब एडमिशन कराएंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की जगह पर आ जाएगा एडमिशन हो रहा होगा, एडमिशन की वजह से, फिर रिटायरमेंट की वजह से, फिर डेथ की वजह से। हमें मतलब नहीं रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो अब इस केस के अंदर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होगा। क्या करना होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देना, क्योंकि रिजर्व की ट्रीटमेंट मैंने पिछली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया था। कोल्ड रेशियो में क्यों बांटते हैं, इसलिए कहा था हर एक क्लास आपस में रिलेट करती है। यहां नहीं बताऊंगा ओल्ड रेशियो में क्यों बांटते हैं, कि भाई पिछली क्लास में बता तो चुका, नहीं पता तो देख लो आपके पास है। रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर, रिकॉन्स्टिट्यूशन इधर क्या हो रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ये प्रॉफिट शेयरिंग चेंज का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है? PSR चेंज होने की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले इस WCR को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस WCR को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं आया, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। क्यों कर दो? क्यों हम रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि आगे जाकर हमें इसकी एडजस्टमेंट न्यू के हिसाब से ना करनी पड़े, इसलिए पहली बांट दो भैया। अब बांट दिया, पार्टनर के बाद वापसी आ जाएगा, जो पार्टनर ने अपना कंट्रीब्यूशन करा था, अब पार्टनर के पास वापसी आ जाएगा। ये जब वापसी आ जाएगा, जब न्यू PSR चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद दोबारा क्रिएट कर लेना, दोबारा रिजर्व बना लेना, क्या दिक्कत आ रही है? अभी बांट दो। तो बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ में आया ना? तो अगर कभी भी क्लेम अगेंस्ट WCR नहीं आ रहा, तो 0 का क्लेम है और आपके पास 5 लाख रुपए ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप इस 5 लाख को क्या कर देना सर? बांट देना ओल्ड रेशियो में। तो दोस्तों एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपके पास कि अब हम क्या करेंगे, जो रिजर्व हमारे पास बच गया है और जब क्लेम कोई आया ही नहीं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसलिए अब इसको वापसी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, नहीं तो आगे जाकर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए बांट रहे हैं। ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे कि ओल्ड रेशियो में क्यों बांट रहे हो, क्यों कहना कि अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ इस वजह से आगे एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, इस वजह से आज ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म कर रहा हूं, और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसके बाद नया क्रिएट करूंगा एज पर न्यू रेशियो। ठीक है? या एज पर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन या आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसे करके तो एंट्री होगी।
जब मैं इसको बांट दूंगा तो किससे लिया था? पार्टनर से। अब किसको दे देंगे? पार्टनर को। जब वर्कमैन कंपनसेशन बनाया था तो क्रेडिट करा था, इसलिए मैंने क्रिएशन की एंट्री को पहले बता दी। बनाते टाइम क्रेडिट करा था, अब जब इसको बांट दूंगा तो खत्म कर रहा हूं, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट। और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, अब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में दूंगा, क्योंकि वो प्रॉफिट जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए था उसे तो रिजर्व बना लिया, अब भेज दो ना। वो प्रॉफिट पहले आप प्रॉफिट बनाओगे फिर पार्टनर बांट दोगे, बात तो एक ही है। क्यों बड़ा बड़ा कर रहे हो? सिंपल ही समझो। WCR क्या होता है? ये रिवर्स एंट्री पास करोगे अगर करना चाहोगे तो, कि WCR को हमने डेबिट करा, खत्म कर दिया, और उससे प्रॉफिट जो हमारा कम हो गया था वापिस बढ़ा दिया। अब ये प्रॉफिट जो बढ़ गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर प्रॉफिट कम करोगे और फिर पार्टनर कैपिटल बढ़ाओगे। तो सीधा ही पार्टनर को बांट दो ना, पहले एक बार प्रॉफिट बढ़ाओ फिर प्रॉफिट रिड्यूस करके पार्टनर को दो, सीधा WCR को खत्म करके जो प्रॉफिट पैसा आएगा रिजर्व का वो सीधा ही बांट दो पार्टनर में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कह सकते हो भाई WCR खत्म करके प्रॉफिट बढ़ा लो, फिर प्रॉफिट जो बढ़ गया उस प्रॉफिट को दोबारा खत्म करके पार्टनर कैपिटल बढ़ा दो। फिर क्या है भाई, प्रॉफिट से प्रॉफिट हटाओ यहां से। हमने कहा सीधा ही बांट देते हैं यार पार्टनर में, जब जाना ही पार्टनर के पास है तो एंट्री होगी इन केस देयर इज नो क्लेम, अगर कोई भी क्लेम नहीं आता तो हम उस सारे रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। कोई पूछे क्यों, तो कहना रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड करता। ठीक, चलो तो एंट्री क्या होगी? मैं भूल गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और WCR डेबिट हो जाएगा। WCR अकाउंट क्रेडिट हो रखा है तो इसको खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बांट दूंगा। पार्टनर, मान लो मेरे पे दो पार्टनर है, मेरे कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है, तो A इज कैपिटल अकाउंट, इसको बांट दूंगा, और B इज कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में बांट दूंगा? ओल्ड रेशियो। मान लो जो ओल्ड रेशियो है, इन केस में अभी लेट कर लेता हूं कि ओल्ड रेशियो मेरे पे है 1:1। जो फॉर्मूला होगा ना वो फॉर्मूला होगा WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। ठीक, तो कितना थी भाई? 5 लाख रुपए का रिजर्व पोर्टल पड़ा है आपके पास, उस 5 लाख को 1:1 में बांट दो, तो 2.5 लाख मिल जाएगा A को और 2.5 लाख मिल जाएगा B को। जब B को मिलेगा तो दोनों की कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी हो रही है। ये A और B को कैपिटल बढ़ाने का मतलब है कि फर्म के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि अब 2.5 लाख और देना होगा A को और 2.5 लाख देना होगा B को। पहला केस समझ में आ गया। अब केस नंबर 2 में चलते हैं कि अगर क्लेम आया तो उसमें 3 सिचुएशन नंबर 2 में कहते हैं कि अगर क्लेम आया, या तो सिचुएशन नंबर 1 होगा, या तो क्लेम नहीं आएगा या क्लेम आएगा। अगर मान लेते हैं क्लेम नहीं आया तो यानी अकाउंट ट्रीटमेंट करना और पूरा WCR कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और अगर क्लेम आ गया तो व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR इज एग्जिस्ट, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट, जब क्लेम आ रहा है WCR एग्जिस्ट कर रहा है, जब क्लेम अगेंस्ट WCR आ रहा है मतलब क्लेम आ रहा है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है? उसमें केस नंबर 1 हो सकता है कि द अमाउंट ऑफ WCR, अमाउंट ऑफ WCR, जितना पैसा रिजर्व में पड़ा है हो सकता है कि वो बराबर हो जाए अमाउंट ऑफ क्लेम के। भाई जितना क्लेम आ रहा है उतना ही पैसा हमारे पे पड़ा है रिजर्व में। हमारे पास क्लेम आया, हमारे पे रिजर्व पड़ा है 5 लाख का, हमारे पास WCR में पैसा पड़ा है कितना? 5 लाख रुपए, और क्लेम भी कितना मांग रहा है वर्कर? 5 लाख रुपए। तो अब इस केस के अंदर एंट्री क्या हो? दे दो, फिर तो भाई हमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं, ओल्ड फिर न्यू का कोई मतलब ही नहीं। जितने का पैसा हमारे पे रिजर्व पड़ा था, जैसे ही मैंने रिजर्व के क्लेम को दे दिया पूरा पूरा बांट दिया, अब पैसा बचा ही नहीं रिजर्व में, तो ओल्ड में क्या काटूं? अब कुछ बचा ही नहीं। तो अब मैंने कहा कि देखो अगर आपका अमाउंट ऑफ रिजर्व बराबर है अमाउंट ऑफ क्लेम का, जितना आपने रिजर्व मेंटेन करके रखा हुआ है उसके बराबर अगर क्लेम आ जाता है तो इस केस के अंदर सारा का सारा क्लेम को बांट देंगे, रिजर्व को सारा सारा जीरो कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी दोस्तों? ठीक है, एंट्री होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन अभी भी खत्म हुआ। पहले क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर रहे थे। अब WCR में जो 5 लाख रुपए पड़े अब उसको किसको देंगे? वर्करों को देंगे। तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई, और लायबिलिटी क्या बन गई कि मुझे वर्कर को 5 लाख रुपए देने हैं क्लेम के। तो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो 5 लाख पड़े थे अभी खत्म हो गए। क्या करा था? जब बनाया था WCR बनाने के लिए क्रेडिट करा था, अब जब खत्म करूंगा तो डेबिट करूंगा। भाई देख लो, सिचुएशन नंबर 2 और 1 में और है, और बड़ा बड़ा और है दोस्तों। या तो सिचुएशन नंबर 1 होगी या तो क्लेम आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो ओल्ड रेशियो बांट दो पूरे रिजर्व को, और अगर आ गया तो जब से क्रिएट करा है तब से उसको खत्म करो, और खत्म करके रिजर्व जितना क्लेम आया उतना उसको दो, उतनी लायबिलिटी क्रिएट करो। अब जरा ध्यान सुनना,
जब मेरे पे क्लेम आएगा तो क्लेम आने से क्या होगा, पहले मैं लायबिलिटी क्रिएट करूंगा अपने ऊपर कि मुझे देना है और फिर जाकर पे करूंगा। तो पहले क्या होगा एंट्री, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सबसे पहले खत्म करूंगा 5 लाख से, और इससे क्या करूंगा, मेरे को अपनी लायबिलिटी देनी है, क्या बोलूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्या बोलूंगा, इसको नाम दूंगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम दूंगा 5 लाख रुपए का। तो WCR 5 लाख का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख का। ठीक ठीक है, क्लेम मतलब ये मैंने अपने ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट करी। पहले तो मैंने कहा रिजर्व पूरा क्लोज कर दिया, रिजर्व जो बनाया था उसको पूरा खत्म कर दिया। खत्म करने से क्या हुआ, मुझे क्लेम देना है, क्लेम दिया नहीं है, क्लेम देना है, क्लेम देना है। और जब क्लेम देना है तो पहले बनाओ आप लायबिलिटी अपने ऊपर, और जब आप क्लेम दे दोगे, पे कर दोगे, कहीं पर वर्ड लिखा है ना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, इसका मतलब अब आपने पे कर दिया, अब आपकी जेब से कैश बैंक से पैसा गया और जो क्लेम की लायबिलिटी वाली थी खत्म। तो व्हेन ड्यू, जब आप ड्यू करते हो तो उस केस के अंदर ये होता है व्हेन पेड, और जब आप पे करते हो तो उसकी पेज बहुत कम होगा। क्वेश्चन में आपको पेड बहुत कम देगा, पर मैं एंट्री समझा देता हूं। जब पे होगा तो जो आपकी लायबिलिटी अपने बनाई 5 लाख की, इसका मतलब है मेरा रिजर्व खत्म हो गया 5 लाख से और मेरी लायबिलिटी बन गई क्लेम के नाम के 5 लाख रुपए की, मुझे 5 लाख रुपए का क्लेम देना है वर्कर को। अब जब मैं दे दूंगा तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कर दूंगा, अपनी लायबिलिटी को कर दूंगा 5 लाख से खत्म, और वर्कर को पे कर दूंगा। अब बैंक अकाउंट से पे करूंगा ना वर्कर को, तो ये हो गया 5 लाख रुपए मैंने पे कर दिया। देखो दो मतलब है, कहीं पर क्वेश्चन में बोलेगा ड्यू क्लेम क्रिएट करो और कहीं पर बोलेगा पेड क्लेम पे हो गया है, दोनों में फर्क है दोस्तों। क्लेम आना, क्लेम करना, इसको बोलते हैं लायबिलिटी क्रिएट होना अपने ऊपर कि मुझे अब क्लेम का पैसे देने हैं, फर्म को अब क्लेम का पैसा देना है। और क्लेम का पे हो जाना, इसका मतलब जो लायबिलिटी आपने क्रिएट करी वो आपकी लायबिलिटी यहां पर हो जाएगी क्लोज्ड, और आप पैसा दे दोगे तो पैसा देने से आपकी एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसेट का कम होना क्रेडिट और लायबिलिटी का कम होना डेबिट। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और ये वर्कर को पे हो जाएगा। तो पे की एंट्री ये नहीं होती, ये ड्यू की एंट्री होती है, पे की एंट्री ये होती है। ये बहुत कम आती है, हमेशा यही वाली पूछेगा आपसे ज्यादातर। और व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एग्जिस्ट, केस नंबर 1 हो गया WCR। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है अमाउंट ऑफ WCR ज्यादा है, मोर देन है अमाउंट ऑफ क्लेम से। ऐसे कभी कभी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो ऐसे समझिए कि मेरा WCR में पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए और मेरे को जो क्लेम आया वो आया 4 लाख रुपए का, तो कम आया ना, तो कम आया तो भैया 4 लाख का क्लेम तो मैं पूरा कर दूंगा ये एंट्री पास करके, और जो 1 लाख रुपए जाएगा उसको ऊपर वाले एंट्री जिसमें क्लेम आया नहीं उससे क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जिसका क्लेम आया उसको दे दो और जिसमें जितना अमाउंट से क्लेम नहीं आया उसको वापसी बांट लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो सिंपल एंट्री थी वाली। इसमें क्या करेंगे जी, इसमें करेंगे कि भैया जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ध्यान सुनना, उसको कर दूंगा मैं पूरे से खत्म, 5 लाख से खत्म कर दूंगा। केसेस का मतलब क्या होता है, सारे केस एक साथ नहीं आते। केसेस का मतलब है या तो ये केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा या केस नंबर 3 होगा, एक ही हो सकता है इनमें से एट अ टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले 5 लाख रुपए से WCR खत्म करा। अब कितना क्लेम आया है, क्लेम आया सर 4 लाख रुपए का, तो उस क्लेम को बनाओ लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा लिख लेना आप। 4 लाख के मैंने बनाई लायबिलिटी, तो डेबिट क्रेडिट तो बराबर हुआ ही नहीं भाई। 5 लाख का रिजर्व खत्म करा, 5 लाख के रिजर्व में से 4 लाख की लायबिलिटी बना ली क्लेम के नाम की, 4 लाख रुपए आपको पे करना है, ठीक है। बाकी 1 लाख का क्या करोगे, उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, A कैपिटल अकाउंट और B कैपिटल अकाउंट। वैसे तो अगर आप नॉर्मल एंट्री लिखना चाहते हो तो यहां लिखोगे A और B की जगह पर, मैंने तो एग्जांपल लेके चल रहा हूं ना, आप लिख सकते हो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख को ओल्ड रेशियो बांट दोगे। किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, और मैंने अभी बताई थी ओल्ड रेशियो मेरी 1:1 है। तो 1 लाख जो बच गया उसमें 50,000 इसको मिल जाएगा और 50,000 इसको मिल जाएगा। ये भी सिंपल एंट्री थी। और अगर आप क्लेम पे करते हो तो ये होगी ड्यू की एंट्री, और अगर आप पे करोगे क्या होगी, पे की एंट्री क्या होगी। अब 4 लाख रुपए आपकी लायबिलिटी है ना, जब आप पे कर दोगे क्या होगी, WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो लायबिलिटी बनाई थी वो 4 लाख से खत्म और 2 बैंक अकाउंट से पे। भाई जब लायबिलिटी पे कर दोगे तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और जब आप बैंक से पैसा पे करोगे तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है और घटना क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट कर दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर है या नहीं है,
क्लियर है। तो ये आपका पास हो गया केस नंबर 2। और केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 आपके पास है अमाउंट ऑफ WCR जब छोटा होगा अमाउंट ऑफ WCR, अभी बड़ा था अब छोटा होगा अमाउंट ऑफ क्लेम से। सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है, अमाउंट ऑफ WCR जब छोटा होगा अमाउंट ऑफ क्लेम से। लेट्स एग्जांपल कि मेरे WCR में पैसे पड़े हैं भैया 4 लाख रुपए, सॉरी मेरे WCR में पैसे पड़े 5 लाख रुपए, और मेरे पे जो क्लेम आ गया वह आया 5,50,000 का। 5 लाख रुपए पड़े हैं और 5.5 लाख का क्लेम आ गया, तो अब मेरा WCR में जो अमाउंट पड़ा है वो कम है। सबसे पहले एक काम करो, जितना पैसा आपके पास पड़ा है उतना दे दो। सर वो 50,000 कहां से आएगा? भाई वर्कमैन मांग रहा है, वर्कर मांग रहा है 5,50,000 रुपए, और हमारे पास हमारे रिजर्व में 5 लाख रुपए पड़ा है। तो हमारे रिजर्व में जो 5 लाख रुपए पड़ा है वो पहले दे दूं, और जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा और देना है वो कहां से दूंगा? वो देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। वो कहां से देंगे दोस्त? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? बस जैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट मेरा खत्म होगा, जैसे ये वाला WCR खत्म होगा, उसके बाद IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व खत्म होगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन खत्म होगा, वहां से ना प्रॉफिट निकलता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से क्या होगा? वहां से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है, तो वहां का प्रॉफिट होगा तो वो दे देंगे हम। समझिए 5,50,000 का क्लेम आ रखा है हमें पास, हमारे रिजर्व में 5 लाख पड़े हैं, तो पहले जो 5 लाख पड़े वो दे दो। जब आप पूरा 5 लाख रुपए कर दोगे, ध्यान देना, WCR पूरा 5 लाख से कर दो खत्म। ध्यान सुनना क्या समझा रहा हूं, इसको कर दो डेबिट। WCR को 5 लाख से कर दो डेबिट, पूरा खत्म कर दो। सर क्लेम कितने का है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है? सर क्लेम तो है 5,50,000 का। अब क्या करूं भाई? 5 लाख ही रिजर्व पड़ा है, मैंने पूरा खत्म कर दिया। जब पूरा खत्म कर दूंगा तो लायबिलिटी मुझे पे तो कितना करना है? 5,50,000। तो 50,000 कहां से लाऊं? तो 50,000 आप लाओगे अपने प्रॉफिट से, और पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी प्रॉफिट आता है। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्या करना है, कैसे कहां ट्रीटमेंट है, वो भूल जाओ। समझ लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कोई कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, और वहां पर उसके अंदर उस अकाउंट के अंदर निकलता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट अभी यहां पर मैं समझा नहीं सकता रिवैल्यूएशन, इसलिए सिंपली ये समझो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉफिट निकलता है। कभी ना कभी कह रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाऊंगा तो वहां पर प्रॉफिट निकलता है, वहां पर प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ दे दूंगा। देना प्रॉफिट सही है, तो आप क्या करोगे? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट शो हो रहा होगा उस प्रॉफिट में से 50,000 निकाल देना, और अपने क्लेम को अपने क्लेम पे डाल देना। क्या करा? 5 लाख तो निकाल देना WCR से, ये खत्म हो जाएगा, और फिर 50,000 निकाल देना अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जब दोनों 5,50,000 आपके हाथ में हो जाएगा तब अपनी लायबिलिटी को क्रिएट कर लेना, कहा अब मुझे इतना पे करना है, और जैसे आप पे करोगे क्या एंट्री होगी? ये तो होगी ड्यू की एंट्री, ये होगी ड्यू की, और जैसे आपकी पे की एंट्री होगी, क्या होगी? पे की। भाई ये जो क्लेम आपने जो लायबिलिटी बनाई है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी खत्म डेबिट करके, और बैंक अकाउंट से हो जाएगी पेमेंट। और कितनी पे करेंगे? पूरे 5,50,000। सब 5 लाख तो निकाला रिजर्व से, और जो 50,000 है वो कहां से निकालेंगे? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट से निकालेंगे? रिवैल्यूएशन के अंडर जो प्रॉफिट होगा वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। वहां जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्या करना है, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा वहां से हम इसको करेंगे। तो वहां से प्रॉफिट निकालकर और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? और ये आपका पास यहां खत्म हुआ असली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सारे केसेस पता चल गया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क करना है आपको। अच्छा एक बात और बता दूं, एक बात और बता देते हैं, एक चीज और रह गई शायद। हाँ सर, यहाँ तो मैंने ये अकाउंट तो क्लोज कर दिया सर, ये वाला अकाउंट क्लोज कर दिया, और जो क्लेम का अकाउंट खुला था वो भी क्लोज कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज करना होता है। सर रिवैल्यूएशन क्या है? हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट करने का मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट पड़ा होगा, एक डब्बा है मान लो रिवैल्यूएशन का डब्बा है, उसके अंदर कुछ प्रॉफिट है, उसमें से निकाल कर उसके डब्बे को कम कर दिया। रिवैल्यूएशन बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, तो प्रॉफिट अगर मैं निकाल रहा हूं तो कम हो गया प्रॉफिट रिवैल्यूएशन से। प्रॉफिट को बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कम करने के लिए करना पड़ता है डेबिट। समझ में आ रहा है? ये डेबिट क्यों करा है रिवैल्यूएशन? प्रॉफिट को कम करने के लिए। अब 50,000 का जो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट पड़ा है, उसमें से 50,000 निकाल दिया, तो अब 50,000 रह गया, तो 50,000 कम हो गया ना। कम करने के लिए क्या करूंगा? प्रॉफिट को डेबिट करा जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रॉफिट आपने 50,000 है, ये 50,000 का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आया, इसको हम अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये पार्टनर, ये जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एक तरीके का लॉस ही हो गया, एक तरीके का वो भी
भाई 5 लाख का रिजर्व बना रखा है, आपसे 5.5 लाख का क्लेम आ गया, 50,000 एक्स्ट्रा आ गया, ये 50,000 इनडायरेक्टली हम पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर लेते हैं। ये 50,000 क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो 50,000 पे हमने निकाला है, ये 50,000 हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल से इनडायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं। और कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे इनकी कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए करेंगे क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कहां भेज देंगे इसको हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए डेबिट हो रखा है, क्लोज करने के लिए करूंगा क्रेडिट। तो ये है वो प्रॉफिट का पार्ट जो हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट से निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, क्लेम भरना है। और ये मांगेंगे हम किससे, इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर को, और जो पैसा देना होगा वो भी इनडायरेक्टली किससे निकालेंगे, पार्टनर से। ऑब्वियस ही बात है, मुझे कंपनी के अंदर कोई प्रॉफिट होगा तो वो किसको दूंगा, पार्टनर को। कंपनी का कोई रिजर्व बच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो किसको मिलेगा, पार्टनर को। और कंपनी के पास कमी पड़ रही है रिजर्व में, तो किससे लूंगा, इनडायरेक्टली पार्टनर से। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को खत्म करके इसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन कौन से है, मेरा ए कैपिटल है और बी कैपिटल है। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 25,000 ए से लेंगे, 25,000 बी से लेंगे, कहेंगे तुम दोनों मिलाकर दो 50,000 रुपए, ठीक है जी। इसको नाम देते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये हमारा रिवैल्यूएशन का एक तरीके का लॉस हो जाता है, क्योंकि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाता है, ये समझो कि एक तरीके का हमारा क्या है, ये लॉस हो जाता है रिवैल्यूएशन का। इन द केस कि हमारे पास रिजर्व पड़ा था 5 लाख का और हमसे क्लेम कर लिया गया है 5,50,000 रुपए, तो हमारे 50,000 रुपए कमी पड़ रही है, इसको हम लॉस ट्रीट करके इस पार्टनर से चार्ज कर देते हैं। और पार्टनर से चार्ज करेंगे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, वहां डालकर फिर पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। जब मैं रिवैल्यूएशन कराऊंगा ना तो वहां दिखाऊंगा आपको मैं। एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का सारा ट्रीटमेंट, एसेट और लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज ट्रीटमेंट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम सीखेंगे, डिटेल में सिखाऊंगा आपको, तब वहां पर समझाएंगे आपको। तो समझ में आया, लास्ट वाला केस क्या है कि अगर आपके पास कमी पड़ जाती है, ये कमी को लॉस माना जाता है, और ये लॉस कहां से रिकवर करा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करने के बाद इसको इनडायरेक्टली चार्ज करा जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर ही देते हैं इनडायरेक्टली अपनी जेब में से इसको, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब होमवर्क लिख लीजिए आप। होमवर्क, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पे पड़ा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पे है आपके पास 9 लाख रुपए का। मेरे पे वर्कमैन कंपनसेशन 9 लाख रुपए का है, ठीक है। अच्छा, मेरा ओल्ड रेशियो है 4:3:2 और मेरा न्यू रेशियो है, क्योंकि मैं पीएसआर चेंज करना चाह रहा हूं, ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब अगर आपको ओल्ड और न्यू देना दोनों दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए हमें सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी रिजर्व्स की। तो रिजर्व की, वर्कमैन की रिजर्व की ट्रीटमेंट करो। तो ये आ गया 2:3:4, ठीक है। अब मैं केसेस बनाता हूं। केस नंबर 1, when no information is given, when no information is given। केस नंबर 1 में है when no information is given। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो क्या करेंगे। केस नंबर 2, यहां मैं एंट्री पास करूंगा। अभी होमवर्क दे रहा हूं, इसका मतलब है कि अभी वीडियो पॉज करके आपको ये करना है, उसके बाद मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। कॉन्सेप्ट खत्म, नेक्स्ट क्लास में IFR। when there is no claim, when there is no claim। सर इन दोनों में फर्क है कोई, कि भाई हमारे पास क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि रिलेटेड टू क्लेम, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि क्लेम से रिलेटेड, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब क्या है कि क्लेम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्लेम से रिलेटेड जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या, ये क्लेम आया ही नहीं। तो ये दोनों एक ही है, इसलिए मैं अलग अलग इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप कंफ्यूज मत हो कि यार इन दोनों का मतलब अलग है क्या, ये एक ही होता है। ये इनडायरेक्टली तरीके से पूछा जा रहा है कि हमें क्लेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि क्लेम है ही नहीं, तो देयर इज नो क्लेम। दोनों सेम है दोस्तों, दोनों सेम है, सेम एंट्री पास होगी दोनों के अंदर। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 बना रहा हूं। केस नंबर 3 में आया, मान लो क्लेम आया टोटल आपके पास 4,50,000 रुपए का क्लेम आया है। तो अब क्या करोगे आप, केस नंबर 4 में
जो क्लेम आया है वो 9,90,000 रुपये का आया है। नहीं, क्लेम आया है 10 लाख रुपए का। अब बताओ क्या करोगे। और केस नंबर 5 में जो क्लेम आया है वो आया है 9 लाख रुपए का। अब बताओ क्या करोगे। जल्दी से वीडियो को यहाँ पोस्ट करेंगे। कसम है आपको, कसम है दोस्तों, विदाउट पोस्ट करे आपको नहीं करना। ठीक है, मैंने पोस्ट करना है वीडियो को, जल्दी से उतार लो। होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क मीन्स कि अभी करो इसको। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। और केस नंबर 1 उतार लो, 2 उतार लो, 3 उतार लो, 4 उतार लो, और जल्दी से 5 उतारो और भी करके दिखाइए इसको। ऐसी क्वेश्चन में पूछेगा। देखो क्वेश्चन के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, ये 5 केस दे रखे, इन 5 में से क्वेश्चन के अंदर एक ही केस आएगा। पर हम, क्योंकि हम वाइड स्टडी करते हैं, हम बिल्कुल सब कुछ क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, सभी को लेकर चलते हैं। इसलिए हमें ज्यादा पढ़ना होता है। आएगा क्वेश्चन में क्या, एक ही। इन 5 केस में से क्वेश्चन में सिर्फ एक ही केस पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही हो सकता है एक टाइम पे, है ना, अलग अलग तो नहीं सकते। तो अगर 5 में से कोई एक आ जाए तो उसको किस तरीके से करेंगे, वही सिखाने के लिए अलग अलग केसेस बताए हैं। केसेस का मतलब ही यही होता है, या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, ये। आओ सर, मैंने सोचा कि आपने होमवर्क कर लिया होगा, अब जरा सामने देखेंगे। कर लिया तो जल्दी से आप आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पर भाई 9 लाख का आपके पास रिजर्व है। ओल्ड रेशियो आपके पास ये रही। 3 पार्टनर है आपके, पार्टनर नहीं बताया मैंने, लो एबीसी मान लो। एबीसी 3 पार्टनर है आपके पास, 9 लाख का रिजर्व है। क्या करूं, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो बांट दो ओल्ड रेशियो में। जब रिजर्व को बांटूंगा तो रिजर्व का नेचर क्या होता है, रिजर्व का नेचर क्रेडिट नेचर का है, तो बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट। और किसको दे दूंगा, 2A, 2B और 2C। ठीक है जी। कितना है जी, 9 लाख का क्लेम है, तो 9 लाख को बांटूंगा 432 में, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 4 और 3 तो 5 डिवाइड बाई 9, ये हो गया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो ये आ गया 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ए कैपिटल अकाउंट को दे दिया, ए को मिल गया 4 लाख, बी को मिल गया 3 लाख और इसको मिल गया सी को। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्लेम नहीं है, तो सेम एज अबव। दोनों का सेम ही मतलब है, सेम एज अबव इन केस 1, सेम है। अगर मेरे पास क्लेम 4,50,000 का है और मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 9 लाख रुपए का, तो क्या करना चाहिए, जितना क्लेम उतना दे दो और जो बच जाएगा उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो जितना क्लेम है, क्लेम कितना है जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास है 9 लाख का, तो इसको 9 लाख के तो पहले करो डेबिट, पूरा खत्म करो। और खत्म करने के बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डालो 4,50,000 रुपए। पहले आप 4,50,000 से बनाओ लाइबिलिटी। 9 लाख के आपके हाथ में रिजर्व पड़ा है, इसमें से 4,50,000 रुपए दो किसको, 4,50,000 रुपए दो आप क्लेम बनाओ अपने ऊपर, लाइबिलिटी है तो क्लेम का पैसा इसको तो अलग रख दो, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी। और बाकी का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2A, 2B और 2C। तो 4,50,000, 9 लाख में से 4,50,000 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4,50,000 बचा को 4,50,000 को डिवाइड कर देंगे 9 से और मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, 4:3:2 में बांटेंगे, 400 मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 लाख, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएंगे तो आ जाएगा 1,50,000 और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1,00,000। सुनो, 9 लाख का आपके रिजर्व पड़ा था, 9 लाख के रिजर्व में से सबसे पहले तो क्लेम दिया, क्लेम की लाइबिलिटी बनाई है दोस्तों, लाइबिलिटी बनती है, पे नहीं करा होता, पे के लिए अलग एंट्री करनी होती है ना। 9 लाख में से 4,50,000 की लाइबिलिटी क्योंकि क्लेम देना है तो 4,50,000 अलग निकाल दिया, जो बाकी 4,50,000 बच गए उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। क्लियर है नहीं है, आओ सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे को 2 लाइन खींचनी पड़ेगी। सबसे पहले 10 लाख का क्लेम है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा है दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास सिर्फ पड़ा है 9 लाख का। और आपको जो क्लेम देना है वो कितना देना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आपको पे करना है वो 10 लाख का पे करना है। तो सर कैसे पे करा जाएगा, तो एक हम जो बचा कुचा बच जाएगा, जो हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास 1 लाख रुपए ऐसा पैसा है जो नहीं, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमें लगा था 9 लाख का क्लेम आएगा, पर हमें कितना क्लेम आ गया, 10 लाख का। तो लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से लॉस हो गया, तो हमें 1 लाख रुपए और पे करना है। जो 1 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करना है वो आप लेकर आओगे रिवैल्यूएशन से, और वो किससे चार्ज कराया जाएगा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार्ज किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो अब इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को एंट्री खत्म करके ABC 2 रिवैल्यूएशन पार्टनर से चार्ज कराया ABC, तो रिवैल्यूएशन में कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख को बांट लो आप 4:3:2 में, तो 1 लाख डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, यह आ गया डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 5 6 7,
4 + 3 + 2 9, एक को बढ़ा दो आप, बस इसको 5 कर दो। तो अब इस तरीके से आप बांट दोगे इसको ओल्ड रेशियो में। भाई ये लॉस कौन बियर करेगा? ये पार्टनर भाई। ये 1 लाख की जो कमी पड़ रही है वो पार्टनर लेकर आएंगे, पर इनडायरेक्ट तरीके से लेकर आते हैं। पहले रिवैल्यूएशन बेचते हैं ये कहते हुए कि डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी, फिर जाकर इसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और वहां से लॉस को, ये होता है एक तरीके का लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है। और अगर 9 लाख का क्लेम आ गया और 9 लाख का रिजर्व पड़ा है, WCR कितने का पड़ा है? 9 लाख का। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे? इस केस के अंदर देखो मैंने कहा ना, एक बार आपको डिटेल में कौन सा समझाने के बाद ये जो क्वेश्चन होते हैं इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे पूरे 9 लाख से, और पूरे के पूरे को क्या बना लेंगे? क्लेम बना लेंगे 9 लाख से। कुछ बचा नहीं है तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे नहीं। और इस तरीके से आपका आज की इस लेक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे, 2, एक तो मेरा बनाया हुआ और दूसरा ये बुक में नहीं, ये भी बनाया हुआ है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिया और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आज की क्लास में पूरा टोटली खत्म करा। इंपॉर्टेंट था आज की क्लास का। अगली क्लास में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में करेंगे IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, वो इससे भी बड़ा है, और उसमें भी 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट समझाते टाइम और एक उसके बाद अलग से। तो ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास में करे हैं और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं IFR के लिए और टोटली हमारा रिजर्व का वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे रिवैल्यूएशन का स्टार्ट। क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, बाय।